हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर फ्रेंड यूर टीचर निशा शर्मा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइज आर गुड। सो गाइस, आज की जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाली है। ये टॉपिक है एनसीएफ अपने आप में। इसको मैं ऑलरेडी डिस्कस करवा चुकी थी ऐसे ही मतलब ओरली, लेकिन बहुत सारे बच्चों के कमेंट थे कि मैम प्लीज इस टॉपिक को आरटीई और जेंडर बाइसेस की तरह बोर्ड पे ही करवाया जाए। डेट्स वाई मैं ये टॉपिक बोर्ड पे करवा रही हूँ। और आप ये मान के चलें, एनसीएफ एक ऐसा टॉपिक है जो आपको सीटेट नहीं, यूपी टेट, आर टेट, DSSB, KVS हर एक टीचिंग एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म में यू विल फाइंड दिस टॉपिक। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ओनली इस चाइल्ड साइकोलॉजी में आपको ये टॉपिक नहीं मिलेगा। आपको हिंदी में भी यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, आपको EVS में भी क्वेश्चन मिलेंगे, आपको मैथ्स में भी क्वेश्चन मिलेंगे। मीन्स आपको हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे। तो आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। यू विल फाइंड द 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। सो लेट गेट स्टार्टेड। द टॉपिक इज एनसीएफ। तो सबसे पहले समझते हैं कि एनसीएफ है क्या। व्हाट द मीन ऑफ दिस वर्ड एनसीएफ? एनसीएफ मीन्स नेशनल, C से मीन्स करिकुलम, F का मतलब फ्रेमवर्क। एनसीएफ मीन्स नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। तो पहले तो आप इसकी फुल फॉर्म को पक्का याद रखेंगे, एग्जाम में पूछी जा सकती है। एक बार तो एग्जाम में सिर्फ C को ही पूछ लिया गया था। C को सेंटर वेंटर ऐसे करके ऑप्शन डाल दिए थे। तो करिकुलम, F की फुल फॉर्म फ्रेमवर्क, ठीक है। तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। अब माइंड में आता क्या है ये नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क? इसका मतलब क्या है? राष्ट्रीय दस्तावेज, मतलब राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005। अब क्वेश्चन आता है कि क्या है ये, इसकी क्यों जरूरत पड़ी, इसमें क्या यूनिकनेस है? अब देखो भाई, होता क्या था, आपको पता है हमारी जो एजुकेशन, हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम था वो इतना अच्छा नहीं था। वो टीचर सेंटर था। जो पहला जमाना था वो टीचर सेंटर था। मतलब टीचर क्लास में आगे जो भी पढ़ा के चला गया, बच्चे उसको एज इट इज मान लेते थे और मतलब टीचर को ही सेंटर मानते थे हर एक गतिविधि का। बच्चे की कोई वैल्यू नहीं होती थी, ठीक है। तो कुछ साइकोलॉजिस्ट आए, कुछ शिक्षाविद आए डिफरेंट भाषाओं से, डिफरेंट देशों से, और उन्होंने इस कमेटी में भाग लिया। और कमेटी बन जाती है एक 14 जुलाई 2004 को। और उस कमेटी के अंदर 35 मेंबर्स थे। तो पहला क्वेश्चन यू जस्ट रिमेंबर कि एनसीएफ की जो कमेटी थी उसमें कितने मेंबर्स थे गाइस? 35 मेंबर्स थे। इन 35 मेंबर्स ने बैठ के एक दस्तावेज तैयार किया। मतलब दस्तावेज का मतलब क्या होता है? आपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस लागू कर दिए और उनको सोसाइटी की तरफ से मोहर बन गई, वो नियम बन गया, लोगों के ऊपर लागू हो गया। तो वो शिक्षा के अंदर एक परिवर्तन। आपको पता, स्वतंत्रता जब से हुई तब से लेके एजुकेशन के अंदर राधा कृष्ण आयोग, कोठारी आयोग, इनसे पता नहीं कितने सारे आयोग आते रहे हैं, ठीक है। तो हर आयोग ने कुछ ना कुछ चेंजेस किया है। ये जो एनसीएफ था इसने सबसे बड़ा चेंजेस किए थे, इसलिए इसको सबसे इंपॉर्टेंट माना गया। और इसको शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज भी कहा जाता है। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसको शिक्षा का नवीनतम मतलब नया। क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई भी दस्तावेज एजुकेशन में नहीं बना है। 2019 बना है लेकिन वो अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ है। तो अभी तक आपको शिक्षा का नवीनतम दस्तावेज पूछा जाए तो हम कहते हैं एनसीएफ 2005 ये शिक्षा का क्या है भाई? नवीनतम दस्तावेज है, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ सुधार, कुछ उद्देश्य बनाए, कुछ लॉजिक बनाए कि जो बच्चा है उसका सर्वांगीण विकास होना चाहिए। मतलब 2 बिंदुओं को सेंटर रखा, 2 से 3 बिंदुओं को सेंटर रखा और एनसीएफ का निर्माण कर दिया। आपको एग्जाम में आने वाला हर क्वेश्चन में डिस्कस करूंगी इस वीडियो में, डोंट वरी। तो ये बना दिया कि बच्चे का चहुमुखी विकास होना चाहिए। चहुमुखी मतलब ऑल अराउंड, चारों तरफ से उसका जो है डेवलपमेंट होना चाहिए, ठीक है। आप उसकी जो सोच है, उसका जो तर्क है, वितर्क है, तर्क वितर्क सोच, हर चीज को बहुत वाइड रूप से जगह मिलनी चाहिए। और दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या था जिसके ऊपर एनसीएफ बना? एक पर्सन थे, प्रोफेसर यशपाल। इंपॉर्टेंट नाम है भाई, याद रखना, प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल जी ने 1993 में एक स्टेटमेंट दी थी कि बस्ते के बिना शिक्षा, मतलब लर्निंग विदाउट बर्डन। कि आपको पता छोटे छोटे बच्चे हैं, इतना भारी भारी बैग लेके अपने कंधे पे जाते। तो यशपाल जी कहते थे वो बैग उठाएंगे या वो पढ़ाई करेंगे, ऐसी एजुकेशन दो कि बच्चों को बर्डन ना लगे, ठीक है। तो 1993 में यशपाल कमेटी ने ये बात कही थी, लर्निंग विदाउट बर्डन, भाई बिना बोझ की शिक्षा, बिना बस्ते की शिक्षा। और इसी को आधार बनाकर, मतलब इसी बात को आगे चलाकर 2004 में 35 बंदों की कमेटी बैठी जो डिफरेंट एरिया से थे और इन्होंने शिक्षा में खूब सारे परिवर्तन कर दिए। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। और वो परिवर्तन का दस्तावेज ही क्या बन गया गाइस? एनसीएफ। गॉट इट? वो दस्तावेज ही क्या बन गया? एनसीएफ 2005। 2005 से पहले 3 एनसीएफ आ चुके हैं, मतलब टोटल अब तक 4 एनसीएफ आ चुके हैं। पहला एनसीएफ आता है 1975, फिर 1988, फिर 2000 और फिर 2005।
तो 2000 वाले को ये बहुत सारा रिफॉर्म करके 2005 में तब्दील कर दिया गया। तो चौथा दस्तावेज है, बट ये नवीनतम दस्तावेज है, चौथा एनसीएफ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां से आपको 3 क्वेश्चंस याद करने अब तक। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एनसीएफ? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। समझ गए, एजुकेशन के अंदर चेंजेस लाना है, बर्डन कम करने, बहुत सारी बातें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। इसीलिए एनसीएफ को बनाने की आवश्यकता पड़ी। 35 मेंबर्स की कमेटी बैठी, 21 फोकस ग्रुप बनाए गए, मतलब 21 ग्रुप्स बनाए गए, डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट बंदे इसमें इन्वॉल्व हुए। और इसकी जो अध्यक्षता करने वाले कौन थे? डॉक्टर यशपाल। डॉक्टर यशपाल ने सिर्फ अध्यक्षता की थी, एक बंदा था जो इंस्ट्रक्ट कर रहा था। मतलब क्वेश्चन आए निर्देशक कौन था इसका, तो निर्देशक थे भाई कृष्ण कुमार। ठीक है, इंस्ट्रक्टर आपसे पूछ लिया जाए, भाई एक बंदा इंस्ट्रक्ट भी तो करेगा, निर्देश भी तो करेगा। ठीक है, अध्यक्ष अलग चीज होता है, इंस्ट्रक्शन अलग चीज होता है। तो एनसीएफ का निर्देशक पूछा जाए तो आंसर आएगा गाइस कृष्ण कुमार, आंसर आएगा कृष्ण कुमार। और एनसीएफ का अध्यक्ष पूछा जाए तो आंसर आएगा प्रोफेसर यशपाल। अब इसके अंदर जो डिफरेंट बंदे थे, राजस्थान का कोई भी स्टूडेंट यदि इस चैप्टर को देख रहा है तो ध्यान रखना, राजस्थान से एक बंदा इसके अंदर था, रोहित धनखड़। तो आरटेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछने की संभावना हो सकती है कि राजस्थान का भी एक बंदा इस कमेटी के अंदर था, 35 मेंबर के अंदर, और उस पर्सन का नाम क्या था गाइस? रोहित धनखड़। तो ये रीट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहां से ध्यान रखने हैं। अब कोई भी चीज हम बनाते हैं तो कहीं ना कहीं से तो इंस्पायर होते हैं ना, कहीं ना कहीं से तो कोई बात होती है जो हमारे अंदर लगती है और उस बात से हम शुरू हो जाते हैं, भाई कुछ करना चाहिए, शिक्षा का इतिहास बदलना चाहिए। तो एनसीएफ की जो प्रस्तावना है, एनसीएफ को जो बेस मिला, कहते हैं ना एनसीएफ कहां से उधर के आया, मतलब किस बात को इंस्पिरेशन मिला है एनसीएफ के लिए। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी, यू ऑल नो वेल रविंद्रनाथ टैगोर, फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर ऑफ इंडिया, गीतांजलि पुस्तक के लिए 1913 में नोबेल प्राइज जीतने वाले, लिटरेचर में, साहित्य में सबसे पहले इंडियन रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, सबको पता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक निबंध लिखा था, जिस निबंध का नाम था सभ्यता एवं प्रगति। ठीक है, जिस निबंध का क्या नाम था? सभ्यता एवं प्रगति, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। ये जो निबंध था ये बना एनसीएफ का बेस। तो ध्यान रखना, एनसीएफ का बेस क्या बना, एनसीएफ का मतलब क्या कहते हैं ना, एनसीएफ कहां से उद्भव हुआ, कहां से एनसीएफ बना, एनसीएफ को कहां से एक मोटिवेशन मिला, तो कहां से मिला भाई? रविंद्रनाथ टैगोर जी के निबंध सभ्यता एवं प्रगति से, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस से इसको क्या मिला गाइस? बेस मिला। अब क्या लाइन थी जिससे इंस्पिरेशन मिली? वो लाइन ये थी, उदार आनंद एवं सृजनात्मकता बचपन की कुंजी है, किंतु नासमझ व्यस्त संसार द्वारा इसकी विकृति को खतरा है। ध्यान समझना, पॉइंट क्या है कि आनंद और क्रिएटिविटी बच्चे की कुंजी है। मतलब अब यहां से क्वेश्चन निकलेगा, क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता। जो एनसीएफ है वो किस पर आधारित है भाई? कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच के ऊपर। कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब सृजनात्मक अप्रोच, संरचनात्मक अप्रोच। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एक बच्चे ने कमेंट किया कि मैम क्वेश्चन भी बताया करो लास्ट में। तो वैसे गाइज मैं बताऊं, मैं चैप्टर ही ऐसे पढ़ाती हूं कि क्वेश्चन होते हैं। आप मेरे चैप्टर पढ़ाने का कभी भी तरीका देखना, मैं चैप्टर नहीं रटवाती आपको, मैं कंसेप्ट के साथ क्वेश्चंस को इंक्लूड करती हूँ। जैसे ये सारे क्वेश्चन ही तो है कि क्या फुल फॉर्म थी, कितने बंदे थे, कितनी कमेटी बनी, मतलब मैं अपना चैप्टर इस तरीके से तैयार करती हूँ कि जो मैं कंटेंट डिलीवर कर ली हूँ अपने आप में एक एक लाइन उसकी क्वेश्चन होती है। ठीक है, जैसे अब यहाँ से क्वेश्चन निकला कि एनसीएफ किस पर आधारित है, तो एनसीएफ कंस्ट्रक्टिविज्म पर आधारित है, संरचनावाद पर आधारित है। दो क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है सी टाइम में। व्यवहारवाद कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, तो व्यवहारवाद को रिप्लेस करके वर्ड है संरचनावाद। तो एनसीएफ कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच पर आधारित है, संरचनावाद अप्रोच पर आधारित है। ये स्टेटमेंट क्लियर करती है। आनंद एवं सृजनात्मकता बचपन की कुंजी है। मतलब हर बच्चा चाहता है क्रिएटिव होना, तोड़ना फोड़ना। मान ले मेरा बच्चा एक खिलौना ले आया 100 रुपए का, 200 रुपए का, और उसको आते ही तोड़ रहा है, तो मैं कहूंगी चुप, पिटेगा तू, तोड़ना नहीं है। हम ऐसे करते हैं ना। ये कह रहा है किंतु नासमझ व्यस्त संसार द्वारा, मतलब जो अडल्ट संसार है हमारा, इसकी विकृति को खतरा है। विकृति मतलब जो बच्चे की सोच है ना उसको खतरा है। मतलब हम अडल्ट क्या करते हैं, बच्चा कुछ तोड़ रहा, हम कहेंगे पिटेगा, तोड़ना नहीं है इसको। बट रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते थे कि बच्चे को तोड़ के देखने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बच्चा तोड़ के देखेगा तभी तो बच्चा क्या करेगा भाई, सीखेगा। तो बच्चे को क्या करने दो, तोड़ के देखने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट बेस बनी और पूरा एनसीएफ यही स्टेटमेंट है।
कुल मिला के एनसीएफ यही तो कहता है बच्चे को कंस्ट्रक्टिविज्म होने दो, बच्चे को रोको मत, मतलब चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच ही तो जो टीचर की सत्ताधारी अप्रोच थी उससे बच्चे में ही तो अप्रोच कन्वर्ट होके आई है। तो कुल मिला के आप इसका जिस्ट लगा लो, इसका मेन पॉइंट लगा लो। मेन पॉइंट यही है कि बच्चे को क्रिएटिव होने दो, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन होनी चाहिए। और एक इसका जो केंद्र बिंदु आपसे पूछ ले, मुख्य सूत्र पूछ ले, बहुत बार एग्जाम में आता है, एनसीएफ का मुख्य सूत्र क्या था? एनसीएफ का मुख्य सूत्र था लर्निंग विदाउट बर्डन, ठीक है ना, बोझ के बिना शिक्षा। लर्निंग विदाउट बर्डन, लर्निंग विदाउट बर्डन, जिसको हम बोलते हैं बोझ के बिना शिक्षा। तो ये इसका क्या था? सूत्र था, केंद्र बिंदु था, सूत्र था एनसीएफ का क्या गाइस? लर्निंग विदाउट बर्डन। यू कीप इन योर माइंड दिस पॉइंट। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन, व्हाट इज एनसीएफ। आपको ध्यान रखना है फुल फॉर्म, कितने मेंबर्स की कमेटी थी, कितने फोकस ग्रुप थे और कितनी लैंग्वेजेस में ये ट्रांसलेट हुआ था भाई? 22 भाषाओं में। आपको पता संविधान में टोटल यदि आपसे पूछ लिया जाए संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो संविधान में तो भाषाएं भी कितनी है भाई स्वीकृत? 22 भाषाएं हैं, जो 8वीं अनुसूची, संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का जिक्र है, ठीक है। पहले 14 भाषाओं थी, मतलब जब संविधान मूल रूप से बना तो 14 भाषाएं थी, बाद में बढ़कर कितनी हो गई? 22 भाषाएं हो गई। तो एनसीएफ को ट्रांसलेट किया गया 22 भाषाओं के अंदर। तो दिस इज आल्सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट। और 17 जो है राज्य थे इंडिया के जिन्होंने एनसीएफ को तुरंत प्रभाव में लाके लागू कर लिया गया था, ठीक है। तो 22 भाषाओं में एनसीएफ को कन्वर्ट किया गया है। लगभग हर स्टेट को कहा जाता है बहुत सारा पैसा दिया गया था एनसीएफ को अप्लीकेबल करने के लिए, बट वो चीजें नॉट एग्जाम ओरिएंटेड, जस्ट फोकस ऑन दीज पॉइंट्स, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन है, लिख के ले लो। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूं कि भाई मैं वीडियो डेली ना बनाती हूँ, बट मैं जब भी वीडियो बनाऊंगी एग्जाम में 1 से 2 नंबर की कंफर्म दूंगी। कोई भी एक सिंगल वीडियो भी मेरे चैनल पे ऐसी नहीं होगी जिसमें एग्जाम का 1 नंबर शामिल ना हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि अब 5 मुख्य पर्सपेक्टिव्स थे, 5 मुख्य सिद्धांत थे, 5 मुख्य बातें थी जिनको बेस बनाकर एनसीएफ बनाया गया था। तो वो 5 मुख्य बातें, तो यहां से हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार सीटेट में, कि एनसीएफ में क्या शामिल नहीं था, एनसीएफ के सिद्धांत में क्या नहीं था। इसने 5 तो सिद्धांत दिए थे और 20 सजेशंस दिए थे। मतलब इसने कहा था कि 20 तो सजेशन है भाई, हमारे सुझाव हैं, ये हर स्कूल, हर टीचर, हर अध्यापक, हर एजुकेशनल सिस्टम को मानने चाहिए, और 5 हमारे पर्सपेक्टिव्स हैं, 5 हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, 5 हमारे सिद्धांत हैं जिनको लेके हम एनसीएफ को बना रहे हैं। तो इन 5 सिद्धांत में से हर बार पेपर में आता है। तो पहला सिद्धांत क्या है? ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना। मीन्स आप बच्चों को कुछ भी पढ़ाते रहो, एनसीएफ क्या कहता है, यूं नहीं है पहले की तरह पढ़ाते रहो, ऐसा मत पढ़ाओ, बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेगा। बच्चे को जब भी आप पढ़ा रहे हो तो उसको बाहर के एनवायरनमेंट से जोड़ो। जैसे हम पढ़ाते हैं क्लास में तो हम पीछे यूं नहीं कहते बच्चा आपको उसकी प्री नॉलेज को चेक करो, बाहर के एनवायरनमेंट से जरूर उसकी स्टडी को जोड़ो, क्योंकि वो इंटरेस्ट फील करेगा। फिर सेकंड, रटने की प्रवृत्ति को खत्म करना। आपको पता बच्चे रट्टा लगाते थे, हम 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, ऐसे पहाड़े बोल बोल के बड़े हुए हैं। तो ये रटना था। रटना ऐसा होता है कि बस रटते ही रह जाते हैं, ज्ञान नहीं बनता, आपका नॉलेज नहीं बन पाता। तो ये कहते हैं रटने की प्रवृत्ति को इसने बिल्कुल भी बल नहीं दिया, भाई रट्टाफिकेशन को खत्म किया जाना चाहिए। फिर इसने क्या कहा कि जो पाठ्य पुस्तक है वो केंद्रित ना हो, मतलब आपकी जो एजुकेशन है वो सिर्फ पाठ्य पुस्तक सेंटर ना हो, मतलब आपकी जो नोटबुक्स हैं, आपकी जो टेक्स्ट बुक है, सिर्फ वही जीवन का आधार नहीं है, वही सेंटर नहीं है भाई। टेक्स्ट बुक केंद्रित बिल्कुल नहीं होना चाहिए आपका। मतलब ये नहीं है कि किताब में जो लिख दिया बस मेरे भाई वही पढ़ के मुझे पेपर पास करना, नहीं, आपकी बिल्कुल भी पाठ्य पुस्तक नहीं होना चाहिए, मतलब ज्ञान बाहर का भी होना चाहिए। मतलब बुक में जो कह दिया वो पत्थर की लकीर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर कक्षा कक्ष फ्लेक्सिबल होना चाहिए, मतलब जो आपका कक्षा कक्ष होता है, मतलब उसमें उसको गतिविधियों के साथ जोड़ा जाए। मतलब जब आप क्लास में पढ़ा रहा है टीचर, तो मान ली मैं कोई भी लेसन पढ़ा रही हूँ तो उसको मैं इंटरेक्ट करूंगी। मान ली मैं कोई किसान का लेसन पढ़ा रही हूँ तो मैं बच्चों से पूछूंगी बेटा किस किस के फादर किसान है, खेत में तुम क्या एंजॉय करते हो। मतलब बच्चों की गतिविधि से उसको कनेक्ट करा जाए, क्लास को फ्लेक्सिबल बना जाए, तो दे कैन एंजॉय अ लॉट, वो ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। फिर राष्ट्रीय महत्व की बात जो है की गई थी कि नेशनल डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक मूल्य बच्चों को जरूर शामिल होने चाहिए। मीन्स कहने का क्या है कि आप जो एजुकेशन दे रहे हो ना भाई, इसमें प्रजातांत्रिक मूल्य जरूर होनी चाहिए। प्रजातांत्रिक मूल्य समझ रहे हो ना, देश, अपने देश की वैल्यूज का भी हमें मतलब हमें पता होना चाहिए यार देश में क्या चल रहा है। आजकल चाइना बाइकआउट चाइना वाला चीजें चल रही है, तो हमें मतलब अपने देश का जरूर ज्ञान होना चाहिए देश की बातों से। तो प्रजातांत्रिक मूल्यों को शामिल किया जाना चाहिए। तो एग्जाम में यहां से क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन आएगा निम्न में से
कौन सा एनसीएफ का आधार बिंदु है, कौन सा नहीं है। तो आपको 4 स्टेटमेंट गिवन होंगी। एक में देगा रटने पर बल दिया गया, तो ये नहीं है ना, क्योंकि इन्होंने तो रटने को नेगेटिव बोला है। ज्ञान को भारी जीवन से मत जोड़ो, ज्ञान को जोड़ो, ठीक है ना। पाठ्य पुस्तक सेंटर होना चाहिए, मतलब कुछ भी आपको उल्टी सीधी स्टेटमेंट लिख देंगे। बट आपको ध्यान रखना है ये 4 मुख्य क्या थे गाइस, सिद्धांत थे, जिनको आपको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रूप से याद रखना है। कंफर्म है, यहां से क्वेश्चन आएगा। अब बात करते हैं 20 सजेशंस की। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सुझाव की। अब बात कर लेते हैं किसकी, सुझाव की जो है बात कर लेते हैं। एक सेकंड, हिल तो नहीं गया। ठीक है, हिल गया था, सॉरी। हाँ, अब बात कर लेते हैं सजेशंस की। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। और एक इसको जो लागू किया था MHRD, आपको पता है ह्यूमन रिसोर्सेज जो डेवलपमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट है MHRD, उसने इसको लागू किया था। तो ये भी ध्यान रखना, लागू किसने किया था, MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। एजुकेशन के ऊपर जो काम करती है वो यही मिनिस्ट्री करती है भाई, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। और NCERT ने इसको क्रिएट किया था। तो बेसिक रूप से NCERT इसका थीम है। और क्वेश्चन आ जाए क्या है ये, तो ये शिक्षा में सुधारात्मक क्या है, सुधारात्मक कदम है कि एजुकेशन होनी चाहिए वो एक सुधार की तरफ होनी चाहिए। तो शिक्षा में सुधारात्मक कदम कह सकते हो आप NCF को। अब आते हैं इसके सुझाव के ऊपर। ठीक है, 20 सुझाव थे, बट मैं 20 की 20 डिस्क्राइब नहीं करूंगी, जिस्ट बता देती हूँ। सुझाव आप इजीली कर पाओगे। किस टाइप से सुझाव है, जैसे सबसे पहला क्या है, बच्चों में संवैधानिक मूल्यों का विकास होना चाहिए। अब संवैधानिक मूल्यों का विकास का मतलब बच्चों को जो अपना संविधान है, अपना नियम है, अपनी डेमोक्रेसी है, अपना प्रजातंत्र है, उसके साथ जोड़ना चाहिए। मतलब उनके अंदर देश के लिए प्यार होना चाहिए, देश के लिए भावनाएं होनी चाहिए, मतलब संवैधानिक मूल्य होने चाहिए। फिर बच्चों के जीवन में खेल का महत्व बताना चाहिए। अब भाई पहले क्या होता था, पहले आपको पता ना कि भारी भरकम टाइम टेबल बना देते थे, सारा दिन बच्चे पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। लेकिन अब कहते हैं ऐसा मत करो यार बच्चों के साथ। उनको एक लेक्चर मुश्किल सब्जेक्ट का दे रहे हो तो एक इजी सब्जेक्ट का दो, फाइन आर्ट, वैल्यू एजुकेशन, इन सब पर भी इन्होंने पहले आप वैल्यू एजुकेशन कहाँ लगती थी, मॉरल एजुकेशन बहुत रेयर पढ़ते थे, वैल्यू एजुकेशन, फाइन आर्ट, ये सब्जेक्ट कहाँ थे। और अब इन सब्जेक्ट्स की बहुत ज्यादा वैल्यू है। क्यों? क्योंकि बच्चे को रिफ्रेश करते हैं ये सब्जेक्ट। तो आपको खेल का महत्व बताओ बच्चों को। और भाई बच्चों के अंदर आप खेल के साथ साथ जीवन से जुड़ाव बताओ उनको। ये मत बताओ बेटा खेल हार जीत का मतलब उनको महत्व, उनको ये मत सिखाओ कि तुम हार गए तो तुम्हारी लाइफ बर्बाद होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मतलब बच्चों के लिए जो एजुकेशन है वो एक प्रेशर ना बनाए, जैसे पेरेंट्स जो है प्रेशर बनाते हैं कि भाई आप यदि नंबर नहीं आए तो देख तेरा क्या होगा। मतलब ऐसा बच्चों पे प्रेशर मत बनाओ। एजुकेशन समझने के लिए, सीखने के लिए है, आपको विकसित करने के लिए है, ना कि एजुकेशन आपको सिर्फ खपाने के लिए, आपको स्ट्रेस में लाने के लिए एजुकेशन नहीं है भाई। तो कभी भी एजुकेशन का बच्चों पर प्रेशर ना बनाए। जैसे आजकल की सोसाइटी में जो कंपटीशन बना रखा है, मर जाएंगे मार देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर बच्चों को जो करिकुलम एक्टिविटीज हैं, मतलब सहगामी एक्टिविटीज हैं, उनसे रिलेट कराएं। सहगामी मतलब जो पढ़ाई के साथ साथ, मतलब ये नहीं है किताबी आप कीड़ा बने रहे, किताबी कीड़ा के साथ साथ और सारी एक्टिविटीज आपको आनी चाहिए। बच्चों को परफॉर्मेंस के ऊपर, कॉम्पिटिशन्स के ऊपर बल दिया जाए। लेकिन यही कि कॉम्पिटिशन इज अ कॉम्पिटिशन, जस्ट एंजॉय इट। ये मत सोचो कि हार गया तो जिंदगी खत्म, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फिर बच्चों को एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने कहा है कि चुप्पी नहीं होनी चाहिए क्लास में। मतलब यदि क्लास चुप है तो एनसीएफ के अकॉर्डिंग वो एजुकेशन नहीं है। क्लास शुड बी इंटरेक्टिव। कहता है यदि आप में इंटरेक्शन नहीं है, टीचर और आप में, आप इंटरेक्टिव नहीं है, तो आप कभी भी एक अच्छा टीचर नहीं हो सकते। मतलब आप तानाशाह हो, मतलब क्लास सांस भी नहीं निकाल रही, मैं पढ़ा रही हूँ क्लास सांस नहीं निकाल रही, पिन ड्रॉप साइलेंस है, तो इसका मतलब एनसीएफ कहता है यार तू टीचर थोड़ी ना है, तो तानाशाही दिखा रहा है। यदि आप बच्चों के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहे, यदि आप बच्चों, एक मिनट, क्या बेटा बोलूं? अभी नहीं, वीडियो क्लास में प्लीज, ठीक है, डोंट डिस्टर्ब, गुड गर्ल। ठीक है, एक्चुअली वीडियोस बनाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। छोटे छोटे बच्चे सोते नहीं और मम्मी के साथ ऊपर आते, बड़े मुश्किल से शांत रखा होता है इनको। सामने बैठ जाओ, गुड गर्ल हो ना, दुनिया की बेस्ट। ठीक है, तो कहते हैं क्लास मस्ट बी इंटरेक्टिव, की क्लास हमेशा क्या होना चाहिए भाई, बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव होनी चाहिए। यदि आपकी क्लास इंटरेक्टिव नहीं है तो मतलब आप कभी भी अच्छा नहीं पढ़ा सकते। अब ये कहता है कि टीचर को बच्चों को करके देखना चाहिए। मतलब मेन एनसीएफ का जोर एक ही बात है भाई, डूइंग बाय लर्निंग, करके सीखना, ये इसका मतलब मेन पॉइंट है।
एनसीएफ कहता है कि करके सीखो, बच्चा जितना खुद करेगा उतना सीखेगा, टीचर तो फैसिलिटेटर है। ये क्वेश्चन भी भाई बहुत बहुत है, लिख के ले लो, पेपर में आ जाता है बहुत बार। सुविधादाता, आज की वीडियो मेरे लिए ली, मेरी बच्ची के लिए लाइक करना। इतनी देर से गर्मी बैठी है फैन बंद करके और बोलती भी नहीं, गुड गर्ल है। शेयर करना भाई आज की वीडियो को। सुविधादाता, सुविधादाता मतलब फैसिलिटेटर। फैसिलिटेटर मीन्स ये कहता है कि एनसीएफ के अकॉर्डिंग एक टीचर क्या है, फैसिलिटेटर है, मतलब एक सुविधादाता है। वो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या दे सकता है भाई, फैसिलिटीज देगा, बच्चों को इंस्ट्रक्ट करेगा, गाइड करेगा और बच्चे खुद करके सीखेंगे। तो ये क्वेश्चन भी आता है एनसीएफ के अकॉर्डिंग एक टीचर क्या है, तो एनसीएफ के अकॉर्डिंग एक टीचर सुविधादाता है। तो ये सेम से पॉइंट है, हम इजीली इनमें से फाइंड आउट कर लेंगे कि एनसीएफ का सुझाव कौन सा नहीं है। जो टीचर सेंटर होते हैं, बच्चों को पनिशमेंट नहीं देनी चाहिए, बच्चों से प्यार से बिहेवियर करना चाहिए, चाइल्ड साइकोलॉजी पता होना चाहिए, ये इजीली पॉइंट है। एवरीबडी कैन डू दीज पॉइंट वेरी इजीली, ठीक है। अब इसके अलावा कुछ पॉइंट आते हैं कि किस सब्जेक्ट को एनसीएफ के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ाना चाहिए। मतलब हर सब्जेक्ट को एनसीएफ कहता है एक सिस्टम से पढ़ाना चाहिए, मतलब टीचर्स को भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ध्यान रखना, पहले टीचर ट्रेनिंग का ट्रेंड नहीं था भाई। टीचर ट्रेनिंग का मतलब टीचर्स को भी ट्रेन किया जाना चाहिए। क्लास में हर टाइप के बच्चे होते हैं, तो टीचर्स को भी तो पता होना चाहिए इस बच्चे की साइकोलॉजी ये है, इस बच्चे की साइकोलॉजी ये है। तो टीचर्स को भी कंफर्म है कि टीचर ट्रेनिंग का मतलब है कि टीचर्स को भी ट्रेन होना चाहिए। अब बात आती है मैथ्स को कैसे पढ़ाएं। तो भाई मैथ्स का मतलब ये नहीं आपने सवाल हल कर दिए, जमा घटा गुणा भाग कर दिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैथ्स को आपको प्रैक्टिकल थॉट्स के द्वारा पढ़ा रही हैं, बच्चों को चिंतन को, आपको जो बच्चों की एक प्रैक्टिकल लाइफ में अप्रोच है डील करने की, उसको स्ट्रॉन्ग करना है मैथ्स से। बात करते हैं साइंस को कैसे पढ़ाना चाहिए, तो साइंस को प्रैक्टिकल वे में पढ़ाना चाहिए, बच्चों को प्रयोग करवा के साइंस को पढ़ाना चाहिए, ना कि रटवा देना चाहिए। एसएसटी को कैसे पढ़ाना चाहिए, एसएसटी के अंदर अपनी सोसाइटी, अपना कल्चर, अपने प्रजातांत्रिक मूल्यों को इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। ईवीएस को एनवायरमेंट से जोड़ते हुए पढ़ाना चाहिए। फाइन आर्ट, वैल्यू एजुकेशन, मतलब इन सब सब्जेक्ट्स पर बहुत ज्यादा जो है महत्व दिया गया है, ठीक है। क्लासरूम, सिस्टमेटिक, ये सब पॉइंट तो आप कर ही लोगे। और एनसीएफ ने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, त्रिभाषा सूत्र पर बात की है इसने। ये कहता है कि 3 लैंग्वेजेस में ही बच्चों को डील करना चाहिए। पहली लैंग्वेज तो एवरीबडी नोज दैट इज आवर मदर टंग। सेकंड जो अपनी वहां की लैंग्वेज होती है, थर्ड कोई भी स्टैंडर्ड लैंग्वेज, ठीक है। मीन्स कहता है कि बच्चा जिस परिवेश से है, जब बच्चा स्कूल में आता है तो उसके ऊपर प्रेशर मत बनाओ, उसको अपनी मदर टंग में पढ़ाओ। मदर टंग मतलब जैसे मैं हरियाणा से हूं तो कहने में हिंदी है बट हरियाणवी है, तो वो हमारी मदर टंग है, ठीक है। अब मदर टंग के बाद आपकी हमारी भाषा आ जाती है हिंदी। हिंदी के बाद जो हमारी सेकंड लैंग्वेज आ जाती है वो कौन सी आ जाती है, इंग्लिश। तो ये 3 भाषा बन गई, मदर टंग, हिंदी और इंग्लिश। वैसे तो भारत वालों की मदर टंग हिंदी ही है, बट बात हो रही है जैसे हरियाणा वालों की अलग है, तमिलनाडु वालों की अलग है, यूपी वालों की अपनी अलग ही है, मीठी सी बोली कहते हैं। मतलब लाइक हर स्टेट की अपनी अपनी बोली है, तो उसको मदर टंग बोल देंगे, फिर हिंदी हो जाएगी और फिर इंग्लिश हो जाएगी। इंडिया की यदि हम बात करते तो बाकी किसी भी कंट्री में अपने अपने अकॉर्डिंग फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज। तो ध्यान रखना, त्रिभाषा सूत्र का जो कोठारी आयोग भी था 1964 वाला, उसने भी त्रिभाषा सूत्र पर बात की थी, तो उसी को इसने क्या करा भाई, बढ़ावा दिया। तो ये भी ध्यान रखना, त्रिभाषा सूत्र कौन से आयोग की बात को बढ़ावा दिया, त्रिभाषा सूत्र में कोठारी आयोग को बढ़ावा दिया है। फिर आपको पता पुरस्कार और दंड, इसको भी लिमिटेड कहा है। एनसीएफ कहता है ऐसा नहीं आप पुरस्कार देते चले जाओ, ना तो पुरस्कार दो, लिमिटेड होना चाहिए, और ना ही बहुत ज्यादा दंड। दंड तो मतलब मना है, दंड तो आपको देना ही नहीं है, ठीक है। आप पूर्व ज्ञान का हमेशा उपयोग करेंगे, बच्चों को प्री नॉलेजेस क्या है उसका प्रयोग करेंगे। फिर बच्चों को परीक्षाएं भी टाइमली लेते रहे, परीक्षाओं बर्डन नहीं, परीक्षा लेने का मतलब क्या है कि बच्चों को पता चले अपना इवेल्युएशन कैसे करना है, तो परीक्षाएं भी आप बच्चे की आपको लेते रहना चाहिए जो परीक्षाएं हैं। तो ये थोड़ा डिटेल डिस्क्रिप्शन था एनसीएफ का। अब कुछ क्वेश्चंस के ऊपर मैं बात कर लेती हूँ। अभी बैठो बेटा, लास्ट में मिलवाऊंगी आपको, सिट डाउन। अभी कुछ क्वेश्चंस के ऊपर मैं बात कर लेती हूँ जो एनसीएफ से रिलेटेड मेजर रूप से जो क्वेश्चंस हैं, बहुत खास जो क्वेश्चन है एनसीएफ से रिलेटेड जो आए हैं एग्जाम में बार बार। तो आई होप आपको एनसीएफ का कॉन्सेप्ट तो समझ आ ही गया होगा, मेजर क्वेश्चन। अब क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है एनसीएफ ड्राइव होता है कहां से, कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच, बिहेवियरिज्म अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच, ऐसे लिखा होगा, तो आंसर आएगा कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच, ठीक है। फिर टीचर का रोल क्या है भाई एनसीएफ में, फैसिलिटेटर का है। टीचर का रोल क्या है एनसीएफ में, फैसिलिटेटर का है। फिर क्वेश्चन आ जाएगा मैथ के ऊपर, तो 4 ऑप्शन दे देंगे, व्यवहारिक ज्ञान से जोड़ो। फिर आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि टीचर किस रूप में काम करता है भाई, एक रिसोर्सेज के रूप में। टीचर एक रिसोर्सेज है, एक संसाधन है। फिर
इंग्लिश जो पढ़ाते हैं, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है भाई, इंग्लिश पढ़ाते हैं तो किस रूप में मानी जाती है? तो इसमें ऑप्शन आएगा फर्स्ट लैंग्वेज, बाइलिंगुअल, मल्टीलिंगुअल। ये क्वेश्चन ध्यान से देखना कि इंग्लिश को हम बाइलिंगुअल में समझते हैं, इंग्लिश को हम क्या कहते हैं? बाइलिंगुअल लैंग्वेज, हम ऐसे बोलते हैं ना, बट ध्यान रखना एनसीएफ के अकॉर्डिंग इंग्लिश बाइलिंगुअल नहीं है। बाई का मतलब 2 भाषाएं, क्योंकि एनसीएफ तो 3 भाषाओं पे जोर देता है। तो जो इंग्लिश को पढ़ाना है डेट इज मल्टीलिंग्विज्म, ठीक है ना, ये बहुभाषिकता को बढ़ावा देता है। इंग्लिश को पढ़ाना किसको बढ़ावा देता है गाइस? बहुभाषिकता को बढ़ावा देता है। फिर एजुकेशन के अंदर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, और मतलब इसके प्रोफेसर कौन थे, इसके निर्देशक कौन थे, शिक्षण एक्टिव होनी चाहिए, सोशल होनी चाहिए, क्लासरूम कैसा होना चाहिए, यदि भीड़ भाड़ वाली क्लास है तो उसमें किस चीज़ को बढ़ावा नहीं मिलता, क्रिएटिविटी को बढ़ावा नहीं मिलता। मतलब ऐसे करके बहुत जनरल से क्वेश्चन आते हैं। सिद्धांत कौन सा नहीं है, सुझाव कौन सा नहीं है, पहली रिपोर्ट कब आई थी, इसका सेंटर क्या है, लर्निंग बाय डूइंग्स, कहाँ से इसको प्रेरणा मिली है। तो इस टाइप के एनसीएफ से जो है क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो गाइज ये थी एनसीएफ की एक डिटेल्ड वीडियो, एंड आई होप सीरियसली यू लाइक दिस वीडियो। और ये वीडियो तो आपको पक्का लाइक करनी पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो भाई मेरी बेटी सामने बैठ के गर्मी में मेरे साथ ऊपर आई, कहती मम्मा मैं चलूंगी, और इतना फैन वैन सब कुछ बंद करना पड़ता है। सो बाय बाय, टेक केयर। मेरी मम्मी की वीडियो को जरूर लाइक करना, बोल दो। मेरी मम्मी की वीडियो को जरूर लाइक करना और शेयर भी करना, और पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ये ऐसे ही बैठी थी, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, नीचे एसी है ऊपर एसी नहीं है, बहुत गर्मी होती है, फैन भी बंद है। मैंने कहा बेटा चली जा नीचे, तो जाती नहीं, मानती नहीं, मेरे सामने बैठी रहेगी। सो कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है। बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।